एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसे बहुकोशिकीय और बहुकेंद्रकीय कहते हैं। और यदि एक कोशिका है और उस एक कोशिका में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तब उसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय और बहुकेंद्रकीय, यूनिन्यूक्लिएट और यूनिसेलुलर और मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये अलग अलग टाइप से अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और जो इसकी सिंगल सेल क्या होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाती है, हाइफी कहलाती है, हाइफी। अब बात करते हैं अपन हाइफी की, कि जो हाइफी है वो सिंगल सेल, सिंगल न्यूक्लिएट, एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय या एक कोशिकीय बहुकेंद्रकीय होती हैं। लेकिन इसमें भी दो करैक्टर हैं। वो फंगस जिनका हाइफी कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं। वो राइजोइड्स के द्वारा क्या करते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं। जब वो भोजन का अवशोषण करते हैं तो उस भोजन को अपने बॉडी के लिए यूज करते हैं। तो जो राइजोइड्स बनते हैं, ये राइजोइड्स एक भोजन का अवशोषण तो करते ही करते हैं, साथ ही जिस होस्ट प्लांट पे ये पहुंचते हैं उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ये प्रवेश कर जाते हैं और फिर भोजन का अवशोषण करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन जनन की। नेक्स्ट पॉइंट आता है जनन, कि मैस्टिगोमाइकोटिना के सदस्यों के अंदर लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। लेकिन लैंगिक जनन जो है वो एक वास्तविक प्रकार का जनन नहीं होता, क्योंकि लैंगिक जनन को संपन्न करने के लिए लैंगिक अंग का होना आवश्यक है। तो ये फंगस तो वैसे ही थैलस के रूप में है, तो लैंगिक अंग नहीं होते इसके अंदर। इसीलिए लैंगिक जनन को पूर्ण करने के लिए ये क्या करती हैं, एक फ्यूज़न जैसी, एक संयुग्मन जैसी क्रिया करती हैं। और उस संयुग्मन के लिए क्या करती हैं, विपरीत प्रकार की दो कोशिकाएं, दो फंगस, जिसमें से एक मेल यानी कि एंथ्रीडियम और एक फीमेल यानी कि ऊगोनियम, दो प्रकार की जो फंगस हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं, फ्यूज़न कर लेती हैं। और जब वो फ्यूज़न करती हैं तो क्या करती हैं, सबसे पहले अपने साइटोप्लाज्मा को एक दूसरे के साथ संयुग्मित करती हैं, कोशिका द्रव्य को संयुग्मित करती हैं। और जब उनका कोशिका का द्रव्य संयुग्मित हो जाता है उसके पश्चात वो क्या करती हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है, इनके अंदर दोनों कोशिकाओं में प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियस का फ्यूज़न करती हैं। वो इस न्यूक्लियस का फ्यूज़न करती हैं और जैसे ही ये न्यूक्लियस फ्यूज़न करते हैं तो वो अर्धसूत्रीय विभाजन कर लेती हैं। अब अपन आगे चलते हैं लैंगिक जनन के बारे में, जिसको अपन डिटेल से देखते हैं कि इनके अंदर पाए जाने वाला अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस किस मेथड के द्वारा होता है। कि अगर बनने वाले स्पोर, कॉनिडिया, ये सब क्या बनते हैं, अलग अलग टाइप से बनते हैं। अब जिसके ऊपर ये बनते हैं, जैसे आम का पेड़ है तो आम के पेड़ पर ही आम के फ्रूट्स लगेंगे, वैसे ये फंगस में भी ये एक बहुत बड़ा वो होता है कि रोल होता है कि जिस टाइप की फंगस है उसी टाइप के स्पोर बनेंगे उसके अंदर और उसी टाइप के उसके अंदर कॉनिडिया बनेंगे। तो अपन बात करते हैं डिटेल से इसके अंदर अलैंगिक जनन की, कि इनके अंदर पाए जाने वाला जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन 7 नंबर पॉइंट। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन का विपरीत अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को संपन्न करने के लिए कोई भी जनन अंग नहीं होता, यानी हम क्या कह सकते हैं, जनन अंग अनुपस्थित, एब्सेंट। तो सिंपल सी बात है कि जब अंग ही नहीं है, अलैंगिक रूप से वो अंग अपना फंक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें स्पोर की। जनन तो करना ही है तो ये अपनी बॉडी में क्या बना देते हैं, स्पोर बना देते हैं।
ये स्पोर किस में बनते हैं? स्पोरेंजिया में बनते हैं। जैसे इसको हिंदी में कहते हैं बीजाणु, तो ये बीजाणु किस में बनते हैं? बीजाणुधानी। किस में बनते हैं? बीजाणुधानी में बनते हैं। अब बीजाणुधानी होती क्या है? जैसे फंगस अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर चुकी होती है, उस टाइम उस फंगस की बॉडी के ऊपर छोटी छोटी गोल आकार की उभारनुमी संरचनाएं जो हैं वो डेवलप होती हैं। जैसे वो उभारनुमी संरचना डेवलप होती है तो वो क्या करती हैं? धीरे धीरे जनन के लिए किसका निर्माण शुरू कर देती हैं? स्पोर का निर्माण शुरू कर देती हैं। उन धानियों में क्या भरे हुए होते हैं? स्पोर भरे हुए होते हैं। और वो स्पोर जब परिपक्व हो जाते हैं, उन धानियों से, उन रेंजिया से बाहर निकलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्पोर कहलाते हैं। तो स्पोर जिस थैलेनुमी संरचना में बनते हैं उसे स्पोरेंजिया कहते हैं। उसी प्रकार से होते हैं कॉनिडिया। कुछ फंगस ऐसी आएंगी जिनके अंदर कॉनिडिया बनेंगे। कॉनिडिया, ये कॉनिडिया जिनके अंदर बनते हैं उनको कहते हैं कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर या फिर कॉनिडियम, क्या कहते हैं उसको? कॉनिडियम। कॉनिडियम। वैसे अपन बात करें बेसिडियोस्पोर की, बेसिडियोस्पोर, तो बेसिडियोस्पोर किस में बनते हैं? बेसिडियम में। एसियोस्पोर एसिडियम में बनते हैं। ड्यूटेरोस्पोर ड्यूटेरियम में बनते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के स्पोर जो हैं वो अलग अलग प्रकार की स्पोरेंजिया में बनते हैं। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जिस टाइप के स्पोर बनेंगे उनकी स्पोरेंजिया उसी टाइप की होगी। सिंपल स्पोर तो स्पोरेंजिया, कॉनिडियोस्पोर तो कॉनिडियम, बेसिडियोस्पोर तो बेसिडियम, एस्कोस्पोर तो एसिडियम, ड्यूटेरोस्पोर तो ड्यूटेरिडियम। इस तरीके से ये बनते हैं। और ये बनने वाले सारे स्पोर कैसे होते हैं? 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये अपना विभाजन करते हैं और विभाजन के पश्चात ये स्पोर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, युग्मक में कन्वर्ट हो जाते हैं, युग्मक में कन्वर्ट होते हैं। जैसे ही ये गैमेट में कन्वर्ट होते हैं, अगर ये गैमेट डायरेक्ट बिना फ्यूज़न के, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या कर लेते हैं? अपना कोई फ्यूज़न नहीं करते, अपना जैसे है वैसे के वैसे रहते हैं, तो ये क्या बना देते हैं? गैमेटोफाइटिक स्टेज, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद अवस्था। क्या बनाते हैं? युग्मकोद्भिद अवस्था। यानी कि ये गैमेट्स बिना किसी फ्यूज़न के डायरेक्ट ही अवस्था बना ली इसने। तो ये सारी फंगस कैसी होती हैं? हैप्लॉइड फंगस होती हैं। और अगर ये फंगस के स्पोर क्या करें? अपना फ्यूज़न कर लें, तो वो अलैंगिक जनन की जगह कौन सा जनन हो जाएगा? लैंगिक जनन। तब कौन सा जनन हो जाएगा? वो लैंगिक जनन हो जाएगा। यही स्पोर होंगे जो लैंगिक जनन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे ही ये लैंगिक जनन की प्रोसेस में आते हैं तो लैंगिक अंग तो उसमें होते नहीं हैं, लेकिन उन लैंगिक अंग की जगह इनमें 3 प्रोसेस कंप्लीट होती हैं, जिनको अपन डिटेल से देखते हैं। एक होती है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, एक होती है कैरियोगेमी
और लास्ट होती है इसमें मियोसिस। प्लाज्मोगेमी किसका फ्यूज़न होगा? साइटोप्लाज्मा का फ्यूज़न होगा। कोशिका द्रव्य का फ्यूज़न होगा। कैरियोगेमी केंद्रक का फ्यूज़न होगा और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जैसे ही वो अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था में आएंगे तो वापस वो टुकड़ों में टूट जाएंगे और मेल और फीमेल दोनों अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएंगे। तो अपन बात करते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी को कहते हैं कोशिका द्रव लयन। कैरियोगेमी को कहते हैं केंद्रक लयन। मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले इसके अंदर 2 कोशिकाएं अपन डिटेल से देखते हैं इसको एक बार, लैंगिक जनन को। तो अपन चलते हैं इसमें किस तरीके से एक कोशिका के अंदर लैंगिक जनन के लिए एक साइटोप्लाज्मा और एक न्यूक्लियस और एक अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा किस टाइप से ये अलग अलग खंडों में विभक्त होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर ए, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी को हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव लयन। कोशिका द्रव लयन। सपोज करो ये 2 हाइफी है, ये 2 हाइफी की कोशिकाएं हैं। इनके अंदर ये एक एक न्यूक्लियस है और कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्मा है। ये है कोशिका द्रव और ये है केंद्रक। वैसे इसमें भी ये तो क्या है कोशिका द्रव और ये क्या है इसमें केंद्रक। किसका संलयन है? कोशिका द्रव का लयन। कौन जुड़ेगा? कोशिका का द्रव जुड़ेगा। तो अपन इसको डायग्राम से देखें तो क्या कहेंगे, एक कोशिका ये और एक कोशिका ये इन दोनों कोशिकाओं के न्यूक्लियस ये साइटोप्लाज्मा। इस कोशिका से इस कोशिका के बीच में क्या बन जाती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ट्यूब लाइक संरचना। इस तरीके से इसमें एक ट्यूब लाइक संरचना बन जाती है और इस ट्यूब लाइक संरचना के द्वारा इस कोशिका का साइटोप्लाज्मा इस कोशिका में और इस कोशिका का साइटोप्लाज्मा इस कोशिका में क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे ही ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर इनका साइटोप्लाज्मा ट्रांसफ़र होता है तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए? इस तरीके से ये संरचना बन जाती है। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये पूरा साइटोप्लाज्मा। ये पूरा साइटोप्लाज्मा। दोनों के साइटोप्लाज्मा ने क्या कर लिया? अपना फ्यूज़न कर लिया, एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तब ये ट्रांसफ़र होते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोगेमी। क्या कहलाते हैं ये? प्लाज्मोगेमी कहलाते हैं ये, प्लाज्मोगेमी।
गेमी यानी कि 2 कोशिकाएं थी, दोनों कोशिकाओं के साइटोप्लाज्मा में आपस में क्या कर लिया, फ्यूज़न कर लिया, कोशिकाओं के द्रव्य का लयन कर लिया। जैसे ही कोशिका के द्रव्यों का लयन हुआ तो ये कहलाएगा कोशिका द्रव लयन। कोशिका द्रव लयन। नेक्स्ट आता है नंबर बी पॉइंट। कैरियोगेमी, केंद्रक लयन। केंद्रक लयन नाम से पता चल रहा है किसका लयन होगा, केंद्रक का लयन होगा। यानी दोनों कोशिकाओं के ये केंद्रक क्या करेंगे, अब आपस में फ्यूज़न करेंगे। तो इस डायग्राम से अपन इसको एक बार समझते हैं। जैसे ये 2 कोशिकाएं थी, ये इनके न्यूक्लियस हैं, ये इनका साइटोप्लाज्मा है। जैसे ये एक दूसरे से कांटेक्ट में आई, दोनों कोशिकाओं के न्यूक्लियस एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और क्या करते हैं, अपना लयन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज में दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़न कर जाता है। जैसे ही यह फ्यूज़न करता है, अब ये सेल कैसी हो गई, 2n केंद्रकों का फ्यूज़न क्या कहलाएगा, कैरियोगेमी, केंद्रक लयन। केंद्रकों ने जब लयन कर लिया, केंद्रक जब आपस में गैमेट्स के फॉर्मेशन में फ्यूज़न कर गए, 2n बन गए, तो फंगस 2n थोड़ी रहेगी। अब ये क्या करेंगी, लैंगिक जनन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 3rd स्टेप में आ जाती हैं। और 3rd स्टेप होती है मियोसिस। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। क्या करेंगी, ये अपना अर्धसूत्री विभाजन करेंगी और ये कोशिका वापस 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये 2 न्यूक्लियस वापस कन्वर्ट हो जाते हैं तब इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक अलैंगिक जनन तो कंप्लीट होता है स्पोर द्वारा, लेकिन एक लैंगिक जनन की प्रक्रिया, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है किसके द्वारा, 3 स्टेप के द्वारा, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। आज अपन ने इसके रिप्रोडक्शन तक देखा है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक और इससे बचे हुए जनरल कैरेक्टर्स को देखते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।